लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, निकल भी जाते हैं इतनी देर में। जी बात है। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बहुत देर वेट किया दीदी, अब भी मैसेज देखा मैंने, बहुत देर वेट किया था। हाँ? बहुत देर देखा, क्यों नहीं चालू हो रहा, क्यों नहीं चालू हो रहा। हाँ, फिर लिख तो अचानक लिया मैसेज था, देखा। मैसेज तो लिख लिया था 1 बजे, लेकिन पता नहीं कैसे भेजी नहीं। आए नहीं दीदी, हाँ मैसेज आया ही नहीं, हम लोग जब से खोल के बैठे हैं। हाँ हाँ अभी आए ये वन हाँ, वन थोड़ी देर अब भी फोन देखा आया, दीदी मैसेज। मेरा हो माथा जाता है, ठनका हो कि जाता है। कृष्णा जी फोन क्यों करी। ये फोन करी तो मेरा माथा ठनका। हाँ हाँ, कोई देखती बात हूँ कि नहीं। लिख तो रखा, मैसेज भेजी नहीं। नहीं, वो मैसेज की बात नहीं दीदी, हमको अलग ही टेंशन हो गया। मैंने कहा कुछ इमरजेंसी में हॉस्पिटल तो नहीं चले गई है, बाकी और कुछ नहीं दीदी। हाँ वही टेंशन हो जाता है। क्या मुझे लगा कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल वगैरह कहीं चले गए क्या, अचानक। वही डर लगता है, अब अपनी नहीं एज ऐसी है ना, तो यही जी शंका हाँ, आ जाती है। मैसेज तो हाँ ठीक बात है, आपका कहना वही होता ही है। जो अपने लोग होते हैं उनको यही दिमाग में सबसे पहले आता है भाई। हाँ, यही नज, आता है। जितना नजदीक का आदमी होगा उसको उतना ही खराब ख्याल आएगा, नियम है ये। हाँ जी, ऐसा ही लगा, और कोई बात नहीं, वो तो वेट कर सकते 2 घंटे भी। लेकिन थोड़ा मन घबरा जाता है, बाकी कुछ नहीं। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम दीदी। चलिए शुरू करते हैं सावधान। अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टु सहस्रसख्यामृतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्तं गणर्देव्यं गन्थ्यं सर्वं मन्मामि भक्तिजुक्तोऽस्मान् भव्यं शिरसा इच्छामि भक्ति सुभक्ति कासव पुरुषस्य भवं कैलै पावनै पर्यं सुतपद्माल ओव पूज्या चुलिया चे सुत तैथुई धम्म कहा निचकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो महिलाओ सुदैगम समाही मर्मम जिनको संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काल सर्गम कुरुते हम। जल्दी जल्दी पार के व्यस्त पर मत भावना पठुमति पर सुचर तपो निधि गुरु गुरु छत्तीस गुण सम के पंच भी आचार कर्म संधि से सीसा अनुग्रह कुशले दमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोर छीनंती अटकम जप वर्ण पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला सटकर्मा विरता सपोधंगना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पिनंतु माम साधव गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा मी मनते आर्य भक्ति का सब पौत्र सगल सम्मान संदर्शन संचारी जुतान पंच विचारण मायरियानम आयरादि सिद्धनानोपदेश्यानम वज्ञानम तीरेन गुण पालनरियानम सहसाहुनाम नित्यकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कर्म कहो गोहिलाओ सुदैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्गुणोगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरपुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः
श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष सकम श्रेषम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भक्ति जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शास्त्र श्री गोमटसा जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ सत्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सातम आसाद्य श्रीमते देवी चंदाचार्य न विरचित शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्ति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदपुंडरीकाक्षो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जैतु जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सल्य जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सारजी जी का जय। आचार्य भगवंत श्री भाई जिसने भी खोल रखा है म्यूट कर ले। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक एलिक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में भूत में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का नेमीचंद भाई साहब का और भी जो भी पूज्य जनों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। ग्रंथ शुरू करने से पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे, जो आप लोग ऑन कर रखे उनकी तो कोई बात ही नहीं है। कोई प्रश्न अगर दिया जाता है, ग्रुप में भेजा जाता है, उससे डर कर के क्लास नहीं करें, ऐसा नहीं सोचा करिए। कोई किससे पूछा जाएगा? जो हैंड रेज करेगा उससे पूछा जाएगा। क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन पर देखा किसी ने ज्वाइन किया और 2 सेकंड के बाद निकल गए, तो ऐसा मेरे मन में, जान रही हूँ बढ़िया से, ये नहीं कि नहीं जान रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में है कि भाई प्रश्न पूछ लेंगे। ये चीज हो कोई समय किसी के यहाँ ना तो खाने का समय है ना खाना बनाने का समय, एकदम फाका समय है ये, तो ऐसा तो कोई काम, और संडे का समय है तो कहीं इतना जाने आने का भी, तो ऐसा नहीं सोचा करिए कि जो लिख करके आया है तो अरे हम तो नहीं ज्वाइन करते, आज कहीं पूछ लेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। ऐसे करने से तो आपको कुछ भी नहीं आ पाएगा, सब चीज में आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं बताना चाहता उसका जबरदस्ती मुंह खुलवाया जाता है। ऐसा लिखने से थोड़ा सा लगता है कि जो खास करके जो थोड़ा सीखना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो इस बहाने थोड़ा सा ग्रंथ देखेंगे, थोड़ा उपयोग लगाएंगे, और कोई कारण नहीं रहता। तो मैं सबसे कहना, हालांकि जो निकले वो तो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग सुन लीजिए, है ना। कोई प्रश्न के चलते क्लास नहीं अटेंड करे, ऐसा नहीं करिएगा, आप ही की हानि होगी। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम भोक्षम। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सारजी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है, और इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांड जी में आचार्य ने 20 पर उपमा के द्वारा गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी, आहार और 20वीं पर उपमा उपयोग, इस तरह से 20 पर उपमा के द्वारा जीव के बारे में बताए हैं। सबसे पहले जयश्री दीदी आप म्यूट कर लेंगे, जयश्री दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। सबसे पहले आचार्य ने 14 गुना स्थानों में, जो हमारे तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय में 5 भाव आए हैं शुरू में,
उन 5 भावों के बारे में बताए, 5 भाव से कि कहाँ किस गुण स्थान में कौन सा भाव होता है और क्यों होता है, ऐसा आचार्य हमें पहले बताए। उसके बाद पहली परूपणा गुण स्थान परूपणा चल रही है, वहां हम लोग 11वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं। तदक फल जुद जलम वा सरये सरवाणीयम वनिमलयम सयलो वसंत मोहो वसंत कसाय ओधि। इसमें हम लोग पेज नंबर 75, गाथा नंबर 61 का शंका, पहली दूसरी शंका तक हो गया था हमारा। नहीं, पहली शंका तक हुआ था क्या? पहली शंका तक हुआ था लब्धि कर्मांश किसे कहते हैं, यहाँ तक हुआ था। अब वापस से वो शंका कर रहे हैं, ऐसा किस कारण से होता है। जो ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ प्रकृतियां कैसी है जो क्षयोपशम से है, क्षयोपशम से होने के कारण वो लब्धि कर्मांश के जैसे चलती है, जिसकी जैसी लब्धि होती है, यानी जैसा क्षयोपशम होता है वैसा ही उसका अनुभाग का उदय होता है, ऐसा ऊपर बताए हैं। तो फिर प्रश्न कर रहे हैं ऐसा किस कारण से होता है। ऊपर वाला एक शंका फिर से पढ़ देते हैं। लब्धि कर्मांश किसे कहते हैं? जिनका क्षयोपशम परिणाम होता है वे लब्धि कर्मांश हैं, क्योंकि क्षयोपशम लब्धि होकर कर्मांशों को का लब्धि कर्मांश संज्ञा की सिद्धि होने में विरोध का अभाव है। कहते क्षयोपशम लब्धि में लब्धि कर्मांश बोलने में विरोध का अभाव, मतलब वही होता है, क्षयोपशम के हिसाब से ही होती है। क्षयोपशम लब्धि में जो अनुभाग का उदय होता है वो क्षयोपशम के हिसाब से ही होता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। इन समस्त लब्धि कर्मांशकों का अनुभाग उदय अवस्थित ही होता है, यह नियम नहीं है, यह नियम नहीं है। क्योंकि क्षयोपशम है, क्षयोपशम ज्यादा होगा, अनुभाग उदय ज्यादा होगा। क्षयोपशम कम होगा किसी समय, क्योंकि क्षयोपशम घटता बढ़ता रहता है, तो समय अनुभाग का उदय कम होगा। तो अवस्थित ही हो ऐसा नहीं है, घटना बढ़ना ऐसा चलता है। जो कर्म जिसका अनुभाग उदय लब्धि कर्मांश है उनकी बात कर रहे हैं। तो ऊपर उन्होंने बता दिया था कि 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण प्रकृति का अनुभाग उदय वृद्धि हानि रूप से अवस्थान होता रहता है। शंका कर रहे हैं ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि परिणाम प्रत्यय होने पर भी यहाँ पर उनकी 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि और अवस्थित रूप परिणाम भी संभव है। क्योंकि लब्धि कर्मांश क्षयोपशम से होने वाली चीज है, क्षयोपशम में वृद्धि हुई तो अनुभाग में वृद्धि हो गई, क्षयोपशम में हानि हुई तो अनुभाग उदय में हानि हो गई, और अवस्थित रूप भी चला तो अवस्थित रूप चलती रहेगी। क्षयोपशम कुछ देर तक एक जैसा बना रहा तो एक जैसा उदय रह जाएगा, अनुभाग का उदय एक जैसा रहेगा। यहाँ सर्वप्रथम अवधि ज्ञानावरण को कहते हैं। उपशांत कषाय में यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है तो अवस्थित उदय है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? कोशिश करते कि आप लोग अपने से समझे, मैं तो समझाऊंगी, आप लोग के पकड़ में कुछ आता हो तो। क्या कह रहे हैं, उपशांत कषाय में यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है तो अवस्थित उदय होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए कविता जी बोलिए। जयश्री जी आपका हैंड ही मुझे नहीं दिखा, अब दिखा। अब तो दिख गया, देखते हैं कविता जी क्या बोलते हैं। मतलब उसका उसका जो
ये अवधि दर्शनावरण का जो है ना, वो उसका उदय अवस्थित है अभी, मतलब वो फल कुछ नहीं, वो स्टॉप होके रखा हुआ है वहां पे। नहीं तो क्यों रखा हुआ, वही तो बताना। वो तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो चीज लिखा हुआ उसी शब्द को अगर आप बोल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना कविता जी। नहीं, आपने क्या पूछा क्वेश्चन, यही तो कि सेंटेंस का मतलब कि क्या पूछा आपने? हाँ तो सेंटेंस यहाँ क्या कह रहा है, सेंटेंस का ही अर्थ पूछा मैंने कि वाक्य यहाँ पर क्या कह रहा है। जो 11वें गुना स्थान में मुनि राज हैं उसके लिए क्या कह रहा है ये वाक्य, बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ अवधिक ज्ञानावरण कर्म का सयोपसम नहीं है, यानी कि कुछ बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए वो जैसा है वैसा अवस्थित है। अरे हम वो थोड़ी अवस्थित उदय का मीनिंग थोड़ी पूछ रहे हैं। उपशांत कसाय में यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है तो अवस्थित अवस्थित उदय तो हमें समझ में आ रहा है कि हानि वृद्धि नहीं हो रही है, अवस्थित उदय है। किन के अवस्थित उदय है, तो फिर आप बोल देंगे अवधि हाँ, ज्ञानावरण तो का क्षय। अवधि ज्ञान नहीं है उनको, हाँ जिनको अवधि ज्ञान नहीं है उनको अवस्थित रहेगा। हाँ, जिनको अवधि ज्ञान नहीं है उनका जो उदय है ज्ञान अवधि ज्ञानावरण का वो अवस्थित रहेगा। जैसे अभी हम लोग को क्या है, अवस्थिति है। हम लोगों को अवधि ज्ञानावरण गृहस्थ को भी होता है, वो अलग। अब मत करिएगा कि स्त्री को होता है क्या फलना ढिकना, ये सब नहीं लगा लीजिएगा। तो हम लोग का क्या है, अभी अवधि ज्ञानावरण का सर्वघातीय स्पर्धकों का उदय है, बस है। अब इसमें हानि वृद्धि थोड़ी हो रही है, हानि वृद्धि तो उनको होगी ना जिनको अवधि ज्ञानावरण का देशघाती अवधि अवधि ज्ञान देशघाती अवधि दर्शन हुआ, ये वह तो उसको होगा कि भाई और बढ़ रहा है चाहे कम होकर के खत्म हो रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 11वें गुण स्थान में यदि कोई मुनिराज है उनको अवधि ज्ञानावरण है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उनका अनुभाग कैसा रहेगा, अवस्थित ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो घट जाएगा, नहीं है तो नहीं है। तो अवस्थित उदय होता है क्योंकि अनवस्थित पने का कारण नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर क्षयोपशम नहीं है अवधि ज्ञानावरण का। रहता तो कुछ घटता कुछ बढ़ता, पर है ही नहीं। क्योंकि जो मुनि महाराज हैं वो अवधि दर्शनावरण से अवधि ज्ञान से नहीं चढ़े हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि अवस्थित पने का कारण ही नहीं पाया जाता है। और यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है तो वहां क्षय वृद्धि क्षय हानि और अवस्थित रूप अनुभाग का उदय होता है। अगर अवधि दर्शन लेकर के कोई चढ़े हैं, अवधि ज्ञान लेकर के कोई चढ़े हैं, तो हानि भी होगी वृद्धि भी होगी अवस्थित भी रहेगी। अब वृद्धि 11वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, नेचुरली विशुद्धि बढ़ रही है, वृद्धि होगी। 11वें गुण स्थान में बने हुए हैं सद अवस्था रूप एकदम एक जैसे परिणाम में अवस्थित हो रखा, 11वें से नीचे आने लगे, वापस उसमें हानि होने लगी। तो ये तो घटेगा ही घटेगा, हर हालत में घटेगा। तो वहां क्षय वृद्धि क्षय हानि अवस्थित रूप अनुभाग का उदय होता है। क्योंकि देशावधि और परमावधि ज्ञानी जीवों में देशावधि और परमावधि ज्ञानी जीवों में असंख्यात लोक प्रमाण भेद रूप अवधि ज्ञानावरण संबंधी क्षयोपशम अवस्थित परिणाम के होने पर भी वृद्धि हानि और अवस्थान के बाह्य एवं आभ्यंतर कारणों की अपेक्षा से तदरूप परिणाम होने में विरोध नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भी अवधि ज्ञानावरण जिसको है, अवधि ज्ञान कहाँ होता है, पुद्गल वस्तु में होता है, मूर्तिक वस्तु का होता है ना। अवधि जितना दूर का जिसका जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव रहता वैसे होता है। तो इनका ये कहने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अवधि ज्ञान हो रहा है जिस वस्तु का, वो वस्तु आगे पीछे हो रही है अथवा वस्तु छोटी बड़ी हो रही है, कुछ भी हो रही है, वृद्धि में कुछ भी ले लेंगे, जिस चीज में वहां वृद्धि हो रही है जैसा ज्ञान है। चूंकि यहाँ पर परमावधि भी घटा रहे हैं तो परमावधि का तो बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत बड़ा काल सारी चीज सारा इसका बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा, देशावधि में तो उतना नहीं है लेकिन देशावधि में भी भेद है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बाह्य एवं आभ्यंतर कारणों की अपेक्षा तदरूप परिणमन होता है।
अंतरंग कारण तो हो गया अपना, क्या नाम है सो, अवधि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम, और बाह्य कारण हो गया जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का बदल जाना, कैसे भी प्रदेश रूप से, काल रूप से, कैसे भी बदल जाना किसी भी तरह से। तो बोलिए किस कारण से हानि वृद्धि और अवस्थान हो रहा है? क्योंकि अंतरंग कारण तो है ही क्षय उपशम, और बाह्य कारण भी है, बाह्य कारण वस्तु हो जाएगी। तो अपेक्षा तदरूप परिणाम परिणाम होने में विरोध नहीं है। सर्वावधि ज्ञानी में क्यों नहीं होगा हानि वृद्धि और अवस्थान? सर्वावधि ज्ञानी का यहाँ परमावधि देशावधि तो ले लिया, सर्वावधि क्यों नहीं लिया? कुछ तो अपने मन से बोला करो अनीता, ग्रंथ को पेज पलटने से थोड़ी होता यार। हाँ, इतना इतना पढ़ने के बाद भी छोटी सी बात के लिए ग्रंथ देखना पड़े तो पढ़ना बेकार है। मैं कोशिश करूँ दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए वर्षा जी। क्योंकि सर्वावधि ज्ञान तो केवल ज्ञानी शायिक जो शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, केवली जो है, इनको ही होता है ना। नहीं नहीं, ना 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 ना, 11वें गुण स्थान में है वहां, 11वें गुण स्थान में भी केवली पना कहाँ है? चलिए त्रिशला जी बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। क्योंकि भाभी इनका तो जो है ना उत्कृष्ट क्षयोपशम होता है, इनका घटता बढ़ता सर्वावधि ज्ञान का जो है वो घटता है, इनको तो उत्कृष्ट है, वो सर्वावधि ज्ञान तो उत्कृष्ट ज्ञान में आता है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में आता है। इनका उत्कृष्ट है तो परमावधि भी उत्कृष्ट ही है, दोनों ही तद्भव मोक्षगामी को ही होता है, इसका कोई भेद नहीं पाया जाता है घटता ना। बढ़ता नहीं। हाँ, जैसे हम लोग क्या करते आ रहे हैं कि यथाख्यात चारित्र का कोई भेद नहीं पाया जाता, उसी तरह से सर्वावधि ज्ञान में, परमावधि में है ना भाई, इतने क्षेत्र को जानता है, इतने क्षेत्र को जानता है, उत्कृष्ट इतने को जानता है, कम से इतने को जानता है, ऐसा भेद है। ये सर्वावधि पूरा जो जान रहा है ये पूरा ही जानेगा, इसमें कोई भेद नहीं पड़ता है कि परिणाम ऐसे हुए तो घट गया, परिणाम ऐसे हुए तो बढ़ गया, ऐसा इसमें कोई हानि वृद्धि नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर देशावधि परमावधि तो लिया, सर्वावधि का नाम ही है पूरी तरह से अवधि ज्ञान हो जाना। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। सर्वावधि तो ये है ना कम विशुद्ध है, परमावधि वाले सीधे केवल ज्ञान में ही जाते हैं ना दीदी। नहीं नहीं, सर्वावधि ज्यादा विशुद्ध है, इसमें भेद ही नहीं है। ऐसा सर दोनों ही तद्भव मोक्षगामी को होता है। अच्छा, मुझे सर्वावधि लगा कि ज्ञानी, सिर्फ परमावधि वाले ही होते हैं। सर्वावधि ज्ञानी जी उत्कृष्ट लगता है, मेरा ऐसा मन कर रहा कह रहा है, मैं गलत हो सकती हूँ। कृष्णा जी ने इसमें उत्कृष्ट पढ़ लिया इसलिए उत्कृष्ट कहा है। पढ़ लिए थे क्या? तो पढ़ ली थी। हाँ, क्योंकि अन्यथा नहीं बोलते। हम सब अपने स्टूडेंट का कहाँ कहाँ तक दिमाग है मुझे पता है ना। वो भी खोज रही थी बेचारी अनीता भी कि इसमें से खोज के कुछ बोल दूं। सर्वावधि ज्ञानी जीव हम तो आगे की लाइन भी नहीं देखे थे। सर्वावधि ज्ञानी जीव उत्कृष्ट क्षयोपशम से परिणत होता है और उसके अवधि ज्ञानावरण का उदय अवस्थित होता है, उससे अन्यत्र उसका उदय क्षय वृद्धि क्षय हानि और अवस्थित रूप से अनवस्थित होता है। इसी प्रकार मन पर यह ज्ञानावरण की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार शेष ज्ञानावरण और दर्शनावरण की अपेक्षा भी आगम अनुसार जानकर कथन करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर ये अब आगे क्या बता रहे हैं, चलिए कल हमने लिख के क्या दिया था। अगला प्रश्न था किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित। सुमन पाटनी बोलिए। दीदी मेरे को जैसे समझ में आया वैसे मैं बताती हूँ। मोहनीय कर्म का अवस्थित रहेगा और ज्ञानावरणी और
दक्षिणावर्णीय का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है और अंतराय की अरे भाई, 5 सारे प्रकृतियां। प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश क्यों करते हो? आपका पहला प्रश्न का उत्तर ठीक है कि नहीं, मैंने इसीलिए संख्या डाली क्योंकि मैं जान रही थी कि आप लोग का स्वभाव से परिचित हो गई ना। मैं पहले समझ गई थी कि पहली पंक्ति के साथ सीधे लोग लास्ट की पंक्ति के लिए बोलना चालू शुरू कर देंगे, तो मैंने इसीलिए 1 2 3 4 लिखा उसमें। तो आप सोच सारे के कर्म नहीं बताने हैं क्या दीदी? सारे कर्म क्या, हमने खाली इतना पूछा किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित, तो केवल आप तो आगे के ओ प्रश्न ठीक है, हाँ अवेदक ठीक है अवेदक में ठीक। बोलना चालू कर दिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर और कौन कौन देना चाहते हैं, हैंड करें। बोलो अनीता। तो अंतराय की साधन चरण स्पर्श, मोहनी कर्म का 5 ज्ञानावन, 4 दर्शनावरण और कोई अंतराय का चलो 5 अंतराय बोलिए का। त्रिशला जी, बोलिए त्रिशला जी। बायोमेंटल किताब में आज पढ़ा था पैरा, कल तो मैं 3वीं क्लास में। मैं तो केवल नाचते ज्ञान, भी नहीं है। हाँ केवल हाँ ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण और केवल हाँ। दर्शनावरण का उपशांत कसाय में होता है। केवल ज्ञानावरण का और केवल हाँ। दर्शनावरण का अरे हाँ गुण स्थान उपशांत। बोलने की आपको जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर पूछ रहे हैं किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित। चलो दो लोग तो बोल दिए कि मोहनीय कर्म का और जो भी अंतराय जो जो बोले। चलिए, और जयश्री जी भी हाथ उठाई थी, हाथ उठाई थी क्या? चलिए कविता जी बोलिए। नाम और गोत्र कर्म हाँ का एक अनुभाग। मिनट रुक जाइए कविता जी। हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर, किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित। नेचुरली जहां तक पढ़ाए हैं उसी में से प्रश्न है, उत्तर दे। बोलिए। मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का उदय अनुभाग उदय अवस्थित है। बोलिए जयश्री जी। आप बीच में बंद कर ली थी बोलते बोलते, आपका बंद है जयश्री जी, आपका म्यूट नहीं बोल रहे हैं क्या? ना जल्दी नहीं खुलता है मेरा। हाँ, हाँ मेरे मैंने फोन में भी ये सब दिक्कत आ रही है, जबकि एकदम नया फोन है, पता हाँ नहीं क्या होता है, काम जाने। बोलिए। हाँ मैंने ऐसा बोला कि नाम और गोत्र कर्म का परिणाम प्रति अनुभाग अवश्य विद्यक वाला है। चलिए ठीक है, रखिए, बंद कर लीजिए। हम फिर कह रहे हैं उत्तर उसी में से देना है जितना हम पढ़ाए हैं। आगे क्या होगा मैं अभी नहीं जान रही हूँ, इसलिए मैं आगे का उत्तर हाँ भी नहीं कर सकती, ना भी। मैं आगे नहीं पढ़ती हूँ, बिल्कुल भी मेरा नेचर नहीं आगे पढ़ने का, इसलिए मैं आगे का उत्तर अभी नहीं लूंगी। जितने कर्मों का आ गया उन्हीं कर्मों में से जाऊंगी। हाँ ललिता, ललिता जी। आयु कर्म का और किसी का हैंड रेज है क्या? हाँ विमलेश जी। मैं एक बार पुनः प्रश्न को हालांकि सबके पास है प्रश्न, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित, पूछा कहाँ से जा रहा है? जहाँ कल पढ़ाई हुई थी उतने ही में से पूछा जा रहा है। चलिए बोलिए विमलेश जी। दीदी केवल ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां भी अवस्थित वेदक होता है। चलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं? मैं बताऊं दीदी? कौन बोल रहे हैं? हाँ, हाँ बोलिए उषा जी। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण उनका अनुभव उदय अवस्थित है। और कोई बोलना चाह रहे हैं? ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, कितने बढ़िया से कल मेरे जैसा आदमी तो एक एक अक्षर पर रुकता है, एक एक शब्द पर रुक रुक के समझाता है, एक एक शब्द का अर्थ समझाता है, फिर भी हम लोग का उपयोग कहाँ। एक का खाली उत्तर सही आया है विमलेश जी का, शायद मैंने उनको अलग से तो पढ़ाया नहीं है। क्या उत्तर आपका, फिर से बोलिए विमलेश जी। दीदी मैंने बोला है
कि केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है और अंतराय क्रम की पांचों प्रकृतियां भी अवस्थित वेदक होती है। अब आप स्वयं अवस्थित से जहाँ चालू हो रहा है वहां से लेके आपका उत्तर जहां तक है उसको आप धीरे धीरे पढ़ दीजिए सारे शब्दों को। अवस्थित परिणाम होने यहाँ से पढ़िए, है ना? ग्रंथ है क्या? हाँ दीदी, पीडीएफ है दीदी, पढ़ पाएंगे? पीडीएफ खोल। हाँ जी। हाँ, पढ़िए अवस्थित अवस्थित परिणाम होने के समय धीरे, बहुत धीरे धीरे। हम इतना धीरे बोलते हैं तब ये हालत है कि किसी का उत्तर सही नहीं आया। बताइए, मोहनीय कर्म का बोलते अनुभाग उदय है, बोलिए। मतलब ताज्जुब की चीज है, 11वां गुण स्थान में मोहनीय कर्म का उदय। जिन्होंने भी बोला है, मेरे को किसी का याद वाद नहीं रहता है। और आयु नाम गोत्र तो अभी पढ़ाया ही नहीं गया है। ये बार बार मैं कह रही हूँ कि कल जो पढ़ाई हुई उसमें से देना, आगे से देना ही नहीं है। चल पढ़िए तो, बहुत धीरे धीरे। मतलब धीरे अवस्थित का मतलब आवाज धीरे नहीं, उच्चारण धीरे धीरे। अवस्थित परिणाम होने के समग्र उपशांत काल के भीतर केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है। अब स्पष्ट रुक लिखा है जाइए, इसमें। स्पष्ट लिखा है। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। जैसे त्रिशला जी ने तो क्लास भी अटेंड नहीं करी है, पर ये वाक्य तो उनका भी सही था, है ना? तब भी वो आज बोली है, वो पढ़ के ही बोली है, क्योंकि एकदम इजी सेंटेंस है, इसमें कुछ है ही नहीं। कहाँ मोहनीय कर्म घुसा मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ मोहनीय कर्म हम घुसा दिए। अनीता, बहुत अच्छा लगता है क्या बेटा इस तरह का जवाब देती हो? 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का उदय रहेगा, अनुभाग का उदय रहेगा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ था, सुख खत्म, और 11वें गुण स्थान में तुम मोहनीय कर्म का उदय करा रही हो। यार इतनी कमजोरी क्यों? इतनी छोटी उम्र, एकदम कोई बाल बच्चा छोटा घर में रोने वाला नहीं, कुछ नहीं, इतना उपयोग की कमी बेटा। तो पढ़ाने में मन नहीं लगता फिर मेरा। होता ना, किसी किसी के बहुत तरह की रहता, बच्चे ऊंचे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, होमवर्क करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता है किसी किसी के यहाँ। दादी लोग को भी होता है। तुम्हारा तो ऐसा कोई छोटा बच्चा रो नहीं रहा घर में? इतनी उपयोग की क्यों कमी? जिस क्लास को कल क्लास भी खूब लंबी चली, पता ही नहीं चला, 1.25 घंटा कल क्लास चली थी। मोहनीय कर्म कहाँ से आ गया? और भी कोई बोला है मोहनीय कर्म? मोहनीय कर्म आया तो कहाँ से आया? 11वें गुण स्थान में। बाप रे बाप! और भी अनुभाग उदय, उसका तो कैसे भी उदय नहीं है। चलिए उसके आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। अवस्थित वेदक ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण। क्यों है अवस्थित वेदक? कौन बताएंगे इसका उत्तर? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का अवस्थित वेदक क्यों है? कुछ नहीं लिखा है ग्रंथ में, हम लोग पेट से सुनते आ रहे हैं। इसका उत्तर हम लोग जैन समाज वाले पेट से सुनते आ रहे हैं। गर्व से हम लोगों को प्रवचन सुन रहे हैं और गर्व से ये मालूम है। दीदी, परिणामों की विशुद्धि अंतर्मुहूर्त काल तक अवस्थित रहती ये है। सब आंसर नहीं होगा। अच्छा परिणामों की विशुद्धि गर्भ में बालक नहीं सीखता है। दीदी मैं कोशिश करूं। अरे आप तो बहुत खराब उत्तर दे रहे हो यार। बोलिए त्रिशला जी, मोहनीय कर्म शायद आप भी बोले थे। भाभी, ये इसमें 11वें गुण स्थान केवल ज्ञानावरण में और केवल दर्शनावरण में दोनों पे आवरण है। केवल ज्ञानावरण का और केवल दर्शनावरण का, तो वहां तो वैसे ही अवस्थित है, वहां तो कुछ घटता बढ़ता नहीं है। ये जब भी क्या कहा जाता है, इसमें कोई देशघाती स्पर्धक है ही नहीं। ये पूरा का पूरा जब भी होगा तो पूरा होगा, ये अधूरा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। देशावधि दर्शन हो गया, फिर परमावधि, सर्वावधि, ऐसा इसके साथ नहीं होता कि कभी अनंतानुबंधी क्रोध, कभी अप्रत्याख्यान क्रोध, कभी प्रत्याख्यान क्रोध, कभी स्वंज, ये सब नहीं है। इसमें डिग्रियां नहीं है। ये जिस दिन भी छटेगा बादल, पूरा छटेगा, पूरा ही इसका उदय बना रहता है, एकदम गाढ़ प्रगाढ़ होगा तो पूरा होगा। ये तो बचपन से जब हम जैन धर्म में कुछ भी नहीं जानते थे, नामोकार ही जानते थे, मंदिर में आना ही चालू किए थे, तभी समझ में आ गया था कि जिस दिन होगा पूरा होगा। ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, तो नहीं होता तो अवस्थित है। 12वें में जाके तेरे जब होगा केवल ज्ञान तब होगा, उसके पहले एकदम एक जैसा है। ये नहीं कि थोड़ा सा बादल
अब काला से भूरा रंग का हो गया ज्ञान का बादल, अज्ञान का बादल। अब भूरा से थोड़ा और हल्का हो गया ज्ञान, अब और थोड़ा हल्का हो गया, और थोड़ा हल्का गया। अब केवल ऐसा नहीं होता, वो काला अंधकार एकदम एक साथ खत्म होता है। ये आप लोग पेट से सुनते आ रहे हैं, सबको पता है केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण पूरा होता है जब भी होता है तो लेकिन हम लोग कोई उत्तर नहीं दे सके। हाँ चलिए उसके आगे बताइए इन लोग को, और जो आपने एक जोड़ा वो है कि नहीं इसमें, नहीं तो लोग कहेंगे कि विमलेश जी को है दीदी, जबरदस्ती है समझाया। दीदी। दीदी इसमें नीचे लिखा है शेष लब्धि नहीं नहीं कर्मांशों पूरा का। पढ़िए, पूरा पढ़ दीजिए, अच्छा वो नहीं ठीक दिखेगा है, उन लोग, नहीं ठीक है दिखेगा। दीदी। निद्रा और प्रचला अध्रुव उदय वाली प्रकृतियां हैं, इसलिए इनका कदाचित वेदक और कदाचित अवेदक होता है। यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक रहता है तब तक अवस्थित वेदक ही होता है और अवस्थित परिणाम वाला है। अंतराय कर्म की भी पांचों प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही। ठीक से पढ़ना, आपको इसीलिए पढ़वा रहे हैं कि आप लोग पढ़। अंतराय कर्म की भी अंत भी पर जोर अंतराय दीजिए ना। ठीक है दीदी। अंतराय कर्म की भी पांचों प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है। खत्म, तुम इसमें क्यों? तो कुछ था ही नहीं ना, कोई बीच में फारसी नहीं थी, कोई बीच में अंग्रेजी नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था। और कल मैंने, शायद मैं कल चला के भी बोली हूँ कि आप लोग थोड़ा सा 15 मिनट दे दीजिएगा, आज जो पढ़ाए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। कल शायद मैंने स्पेशल ये बात बोली हुई थी, और अगर पढ़े होते तो उत्तर इतना खराब नहीं आता। नाम ही नहीं इसमें मोहनीय का, नाम का, गोत्र का, कहीं कुछ नाम ही नहीं है। अभी तो नाम ही नहीं आया, नाम गोत्र वगैरह का। मैं ना अपनी तारीफ कर रही हूँ ना और किसी की कर रही हूँ। जिस समय आप जिससे भी पढ़ते हो, पढ़ाने वाले पंकज भैया हो, पढ़ाने वाले केसी भाई साहब हो, पढ़ाने वाली दीदी बीना हो, पढ़ाने वाली ललिता जैन हो, पढ़ाने वाला कोई भी हो, उस समय उनकी आज्ञा का फॉलो अगर नहीं करेंगे, कोई भी हो पढ़ाने वाला, सरिता जी पढ़ाने वाली हो, कविता जी पढ़ाने वाला, कोई भी हो सकता है, नहीं होगा अच्छा ऑप्शन। क्या मांगा मैंने? 10 मिनट मांगा आप लोग से। मैं 1.25 घंटा कंटिन्यू कल बोली हूँ, और मेरी कितनी तबीयत खराब होती है मैं केवल समझती हूँ 2-2 घंटा बोलने के बाद, और आप 10 मिनट नहीं दे सके। मैं तो आज सोची थी सबका हाथ खूब बढ़िया से उठेगा, कहते ना कुछ लोग तो जुड़े हैं, जुड़ के तुरंत निकल गए, उनको लगा कि पूछ लेंगे, निकल गए तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, किन कर्मों का अनुभाग उदय अवस्थित, तो केवल ज्ञानावरण क्यों ऐसा है, केवल दर्शनावरण क्यों ऐसा, चूंकि ये जाती है तो पूरी की पूरी ही जाती है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अंतराय कर्म की भी पांचों प्रकृतियों का अवस्थित भेदक होता है। अंतराय कर्म जो 5 प्रकार का है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है अवस्थित भेदक, मुझे जो लगता है क्योंकि अंतराय कर्म कर्म करने पर पता चलता है, हम कुछ देना चाह रहे हैं नहीं दे पाए, हम कोई चीज भोगना चाह रहे हैं नहीं भोग पाए, हम कोई चीज उपभोग करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दान, हम कोई कोई तरह का लाभ लेना चाह रहे हैं, मुनि महाराज का दर्शन करना चाह रहे हैं, माता जी की वैयावृत्ति करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा चाह रहे हैं, तो वहां उस समय 11वें गुण स्थान में कुछ भी नहीं है ये, वो तो ध्यान अवस्था है। वहां दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य जो उनको प्रकट है सो है वहां पर 11वें गुण स्थान के लायक। इस कारण से अवस्थित होना चाहिए, क्योंकि इसके कार्य रूप में परिणत होने से अंतराय कर्म का पता चलता है, कार्य रूप में वहां परिणत नहीं होने से ऐसा लगता कि इसलिए ये वेदक, अवस्थित वेदक है। अवस्थित वेदक का मतलब, क्योंकि वर्षा जी वगैरह तो आज जुड़ी है ना, तो उसका मीनिंग नहीं जाने, बिरसा जी है, त्रिशला जी है। अवस्थित वेदक का मतलब एक जैसे परिणाम को वेदन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अवस्थित परिणाम वेदक है, ऐसा लिखा हुआ है क्या नहीं, पिताजी?
नहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब वेदक मतलब वेदन कर रहा है, तो किसका वेदन कर रहा है? तो परिणाम का ही कर रहा होगा ना, जो विशुद्धि से जो 11वें गुण स्थान में ये 8 पंक्ति पहले आप अपने उसमें से हटा दीजिए और 8 पंक्ति की जगह आप लिख दीजिए अवस्थित परिणाम का वेदक है। मुख्तार जी सबसे बड़े बेवकूफ 10 पंक्ति लिख दिए। क्या होगा क्या उत्तर देते हो आप लोग, इतने पढ़े लिखे, इतने सारे दिन मुनि महाराज के पास उपदेश सुनते हो। बड़े वेदक मतलब उदय में आती है। हाँ वेदक मतलब उदय में आती है। अवस्थित वेदक, अवस्थित वेदक जैसा है वैसा ही, हाँ जैसा है वैसा ही। अवस्थित वेदक का दीदी समान परिणामों की विशुद्धि का एक मिनट अनुभव करना। सरिता जी, वो मीनिंग अवस्थित का हुआ, वो मीनिंग जो आप बोले हैं वो अवस्थित का हुआ। और मैं क्या पूछ रही कि आप ये नहीं जानेंगे तो क्या होगा इतना पढ़ाने से, या उनका उत्तर आपको क्या समझ में आया होगा? कोई नहीं समझ में आया होगा। अगर आप अवस्थित वेदक नहीं जान रहे हो तो वो चाहे विमलेश जी से पढ़ा लो, चाहे किसी से पढ़ा लो, और चाहे आकर के बैराग्य नंदी जी साक्षात पढ़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उस समय बीच में बोल रहे थे, आवाज नहीं समझ पाई थी मैं। हाँ अवस्थित मतलब बोलिए समझ पाती हाँ जी। दीदी, वेदक मतलब अनुभव करना, समान परिणामों की विशुद्धि कंटिन्यू अनुभव करना। अवस्थित वेदक का मतलब नहीं मैं बोलूँ माँ दीदी, हाँ बोलिए। पढ़ के बता दूंगी। हाँ भी मैं पढ़ रही थी। बंध उदय उदीर्ण आकर्षण, ये सब वो नहीं होता है ना, और ये स्वच्छ निर्मल के परिणाम जैसे रहते हैं, स्वच्छ हाँ निर्मल। बोलिए नेमीचंद भाई साहब। वेदन करने वाला। अवस्थित, हाँ वेदन करने वाला तो ठीक है। अवस्थित वेदक मतलब हाँ, जिनमें हानि वृद्धि नहीं होती है उसका वेदन करने वाला, जैसा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, यानी जिस जिस प्रकृति में ये कह रहे हैं कि अवस्थित वेदक है, इसका पूरा ढंग से उत्तर क्या होगा भाई? अवस्थित वेदक का मतलब जिस प्रकृति को जैसा वेदन कर रहा है, जैसा अनुभव कर रहा है, वैसा ही अनुभव रहेगा पूरे शांत कसाय काल में। पूरी तरह से इसका आंसर, और वो कितना भी हम समझा दें आप लोग को समझ में आना तो है नहीं। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कोई अवस्थित का मीनिंग बताते हैं, कोई वेदक का मीनिंग बताते हैं, कोई क्या क्या उठा के ले आते हैं। पहले मैंने खाली अवस्थित वेदक समझना चाहा कि लोग समझ रहे हैं। अवस्थित माने स्थित, तो स्थित यहाँ पर क्या है? जिन प्रकृतियों के लिए का वेदन का, जिन प्रकृतियों में अवस्थित वेदक लिखा है, क्योंकि कई तरह का प्रकरण है यहाँ पर। भाई अवस्थित वेदक तो जिन प्रकृतियों में अवस्थित वेदक लिखा है उन प्रकृतियों का अनुभाग उतना ही वेदन कर रहा है। इसका उत्तर ये होगा, है ना? पहले तो क्या वेदन कर रहा है? एक जैसा वेद, क्या चीज का, क्या चीज का? स्थिति का, अनुभाग का, क्या चीज का वेदन एक जैसे कर रहा है? वेदन किसका करता है? हमेशा अनुभाग का वेदन होता है। वेदन जब भी होता है किसी भी जीव को अनुभाग का होता है। तो नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे छह उपसम में रहेगा कि वेदन केवल अनुभाग का होता है? बोलने से तो रहेगा ना, मन के अंदर वाले समझते होंगे सब कोई, लेकिन नहीं बोलेंगे तो फिर वो समझा हुआ अधूरा रह जाता है। दीदी एक बार वापस से बोलिए इस सेंटेंस को। जिस जिस प्रकृति का जिस प्रकृति का अनुभाग उदय एक जैसा रहता है, उस प्रकृति का उतने देर के लिए अवस्थित वेदक होता है। जिस प्रकृति का अनुभाग उदय जितने समय तक एक जैसा रहता है उतने समय तक उस प्रकृति का अवस्थित वेदक होता है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान अंतराय का जो मुझे लगा सो मैंने बताया। फिर क्या है दूसरा प्रश्न? किन कर्मों का अनुभाग उदय वेदक भी है और अवेदक भी है, कैसे? अगर उदय है तो अवस्थित है कि अनावस्थित? तुम प्रश्न भी अभी पढ़ रही हो क्या अनीता रानी, महारानी? हमारा नाम आज से महारानी, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी तुम ही हो, सबसे अच्छा उत्तर तुम ही नहीं देती हो। नहीं, लिखा हुआ है। मैंने कहा दूसरा की तीसरा क्वेश्चन कुछ उनकी कॉपी में देखने लगी, कॉपी में उतार के रखा था सारा। चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? हैंड रेज करें। हाँ किसी का हाथ नहीं आया, खाली
विभा जी का आया है। मेरा भी है। आप भी उठा रहे हो क्या कविता भी जी? उठा रही हूँ, मेरा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा ना, हाँ अब थोड़ा थोड़ा दिखता है आपका कम। असल में आपका चेहरा से ना, ये आपका चेहरा बीच में रहता है और हाथ आप ऐसे उठाते हो ना, तो हाथ हाँ, आपका इसके वो पीछे चला एक्चुअली मेरे जाता को बहुत पास करके नहीं देखूं तो मुझे नहीं दिखेगा फिर कि मैंने है। नहीं उठाया वो कि नहीं। ठीक। हाँ तो थोड़ा हाथ को मुंह के आगे ले आया करिए, हाथ को अच्छा, ना चेहरा के आगे ले आया करिए। हाँ चलिए, चलिए विभा जी बोलिए। नाम दीदी, निद्रा और प्रचला प्रकृतियों का वेदक और अवेदक होता है। निद्रा और प्रचला प्रकृतियां आएंगी इसमें। हाँ तो बहुत सारा प्रश्न है उसमें, वेदक भी है अवेदक भी है, कैसे, है ना, वो तो इसमें लिखा है, हाँ, आपने पढ़ दिया। जब वेदन होता है तो वेदक कहलाता है, और जब उन प्रकृतियों का अवेदक होता है मतलब उस समय उनको उसका उदय उनको नहीं आता है, या जैसे आपने अभी बताया ना, उदय अनुभाग नहीं होता है, तब वह अवेदक कहलाता अच्छा है, तो ये तो नई बात आप नहीं बताए। नेचुरली जिस प्रकृति का उदय रहेगा तो वेदक होगा। है। हाँ, यहाँ कैसे पूछा गया है? वो तो एक सामान्य सी बात है। जिस समय ज्ञानावरण का उदय है उस समय ज्ञानावरण का वेदक है, जिस समय नहीं है नहीं है। तो सामान्य सी बात है। हम खा रहे हैं उस समय हम खा रहे हैं, जिस समय सो रहे हैं उस समय सो रहे हैं। इसमें तो फिर उस समय निद्रा का वेदन कर रहे हैं, खा रहे हैं उस समय साता वेदिनी का वेदन कर रहे हैं। ये तो सामान्य सी बात है। बोलिए कविता जी। दीदी निद्रा और प्रचला दोनों अध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं, तो ये ध्रुव, आप हमेशा उदय को बंध में ले जाती हैं। यहाँ बंधे उदय तो ना क्या होता है कि ये मतलब जरूरी नहीं है कि बंधे ही, और फिर जब बंधे ही। है उदय में वो आए। बंधे नहीं, उदय में आए ही। और अगर उदय में आ गई तो फिर वो उतने समय तक के लिए, जब तक उपशांत कसाई का जो गुण ये स्थान है। उपशांत का मत घटाइए ना, आप उपशांत का अच्छा, आप सामान्य से बोलिए आप। नहीं आपने बोला ना कि वो अवस्थित हाँ क्यों नहीं, वो रहती बोलिए, है। मेरे बोले को आप उसमें जोड़ेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा। आप अच्छा, सामान्य से बोलिए। ठीक है, चलिए, ठीक चल रहा था आपका। हाँ कि मतलब वो तब फिर वो वेदक हो जाएगा वहां पे, हाँ जब अगर वो उदय मतलब उदय में उसके आई हुई है और वो 11वें गुण स्थान में प्रवेश किया तो वो फिर वेदक रहेगा, निद्रा बहुत या अच्छा। प्रचला है। हाँ और और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अवस्थित है तो क्यों है, क्या पूछे थे आप? क्वेश्चन क्या था? अवेदक और वेदक था, फिर कैसे है और अवस्थित क्यों है? अवस्थित क्यों है क्योंकि गुण स्थान में, उसमें 11वें गुण स्थान में उसके भाव एक जैसे रहते, तो वो एक बार अगर उसमें प्रवेश निद्रा या प्रचला के साथ किया तो फिर वो पूरे समय तक उसका वेदक ही रहेगा, चेंज नहीं अवस्थित अवस्थित हुए। यहाँ पर उदीरना खत्म हो गई 11वें गुण स्थान में, तो सामान्य से निद्रा आ रही है, इसलिए सामान्य से वेदक है। जितनी देर उदर में आएगी उतनी देर तक अवस्थित ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ऐसे ऐसे करने लगेंगे मुनि महाराज, है ना, ऐसे हो जाएंगे बीच में, ऐसे हो गए फिर ऐसे होकर के फिर ध्यान कर लिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर उदय उदय से चढ़े हैं तो वेदक ही रहेंगे, और सामान्य, है ना, अवस्थित वेदक रहेंगे, हानि वृद्धि नहीं होगी। और अवेदक से चढ़े हैं, निद्रा प्रचला का उदय है यहाँ पर, अगर अनुदय से चढ़े हैं तो फिर अनुदय है ही है, अनुदय का वेदक है, यानी वहां पर उसको निद्रा का वेदन नहीं हो रहा है। तो इसलिए निद्रा के हिसाब से 11वां गुण स्थान में वेदक भी है और अवेदक भी है। और अगर वेदक है तो अवस्थित वेदक है ना, हानि वृद्धि नहीं होती है, अवस्थित परिणाम, क्योंकि परिणाम वहां पर परिणाम भी अवस्थित ही है 11वें गुण स्थान में, इसलिए अवस्थित है वेदक है। तीसरा था किन कर्म प्रकृति का अनुभाग उदय वृद्धि हानि और अवस्थित रूप भी है। किन कर्मों का अनुभाग उदय, हाँ बोलो अनीता। 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण का उदय, और क्या
उदय भी है, वृद्धि भी है, हानि भी है और अवस्थित रूप भी है। उदय भी है, उदय तो रहेगा ही, उदय अलग से बोलने का क्या काम आ गया? नहीं, अनुभाग उदय, अनुभाग उदय, अनुभाग उदय, सॉरी, अनुभाग अनुभाग उदय। उदय बोलो तब। अनुभाग उदय भी है, वृद्धि भी है, हानि भी है और अवस्थित रूप भी है। क्यों है? कौन बोलेंगे? क्यों है? क्यों? 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण प्रकृतियों का अनुभाग उदय, हानि, वृद्धि, हानि और अवस्थान रूप है, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्योंकि ना, 11वां और 10वां मतलब पूरा नहीं होता ना, कम बेसी होता रहता है ना इनका, सहयोग से इसके लिए से उदय वृद्धि होती रहती है इनकी। अच्छा है, क्योंकि ये प्रकृतियां छायोपशमिक भाव से हैं, इसलिए हानि भी हो जाती है। कम हुआ ज्ञान, मति ज्ञान कम हुआ, हानि हो गई। मति ज्ञान बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें ध्यान में कुछ भी जो भी उनके आ रहा है, वृद्धि हो गई। अथवा एक जैसा भी हो सकता है, क्योंकि छायोपशमिक है, जिसको लब्धि कर्मांश है ना, उसको क्या कहेंगे? लब्धि कर्मांश रूप है, इसलिए इनमें हानि भी देखी जाती है, वृद्धि भी देखी जाती है, और जैसे कि तैसे भी देखी जाती है। देखिए इसमें अंतराय कर्म भी लिखा हुआ था ना, मतलब जैसे अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त 4 ज्ञानावरण और ऐसे हाँ, लिखा। अतिरिक्त हाँ, तो मतलब उसके अलावा। के अलावा। हाँ, मतलब उनमें भी होता हाँ, है एक ना, एक फिर मिनट, अंतराय एक में भी मिनट, होता है। आपकी बात तो पे मेरा वृद्धि ध्यान हानि गया नहीं है। होगी ना उसमें, अंतराय में वृद्धि हानि होती है क्या दीदी? एक एक मिनट, वही एक क्योंकि मिनट। ऊपर ले ये लिए थे कैसे? ना उन्होंने, जबकि एक मिनट भैया, एक अतिरिक्त को हमको दूसरे तरह से जोड़ के देखने दीजिए। मेरे अतिरिक्त वहां पर सीता भी थी, सीता हाँ, थी। तो मैं भी हूँ वहां पे। नहीं नहीं, तो भी रहेगा ना। एक मिनट, हमको तो वही सेंटेंस को जोड़ने दीजिए। मैं भी जगह थी, वहां मेरे अतिरिक्त श्याम भी था। उसमें भी लगता है, बिना भी के नहीं होगा। यहाँ पर अतिरिक्त जो आपका ध्यान ठीक गया है, ज्ञान अंतराय की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त के अलावा। हाँ, के 4 ज्ञानावरण भी नहीं लगा, लेकिन सेंटेंस लेकिन पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनमें भी होगा, हाँ, और लेकिन इनमें भी होगा तो ऊपर, फिर वो अवस्थित नहीं है वहां पे ऊपर। क्योंकि ऊपर साफ ही लिख दिया ना, ऊपर तो ही से लिख दिया उन्होंने। अंतराय कर्म की भी लगाया और ही भी लगाया है। अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृतियां अवस्थित वेदक ही होता है। तो ये अतिरिक्त शब्द चूंकि मिसप्रिंट भी हो सकता है, और है ना कि मेरे अलावा वहां कोई नहीं जाएगा। आज वहां पर मंगल पाठ है, केवल मैं जाऊंगी, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से अतिरिक्त का थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर चूंकि ऊपर उन्होंने अंतराय कर्म के बारे में दो दो भी और ही से लिख दिया है, तो यहाँ वही फिर मीनिंग निकलना चाहिए। अंतराय कर्मों में वापस से अंतराय पढ़िए। अंतराय कर्म का वेदक पढ़ने में कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वो कार्य रूप से परिणत भी नहीं है। क्योंकि ये कार्य रूप से परिणत होती तब समझ में आता है कि अंतराय कर्म का क्या काम है। तो ऐसा मुझे लगता है, ऊपर भी और ही दोनों से उन्होंने कर दिया। क्या कह रही हैं आप? ऊपर नहीं है तो ऊपर सीधा ऐसे ही है। ऊपर वाले जो दूसरा पैरा भी पढ़ के सुनाया ना उन्होंने, परिणाम होने लिया, फिर उस लाइन में इसमें नहीं है क्या पता नहीं, के भीतर मेरे में तो ऐसे केवल ज्ञानावरण और दर्शनावरण, दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेद कोई लाइन आई नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे बोला था। नहीं हम लोग में तो है लिखा दूसरे हुआ के साफ। ग्रंथों में क्या है? हाँ आपके में है? हाँ, आपके में तभी है बोल रही अंतराय हूँ। कर्म की नेक्स्ट लाइन? वो हाँ, मेरे में नहीं है। वो भी तो पढ़ी है अभी, विमलेश जी भी तो पढ़ी, साफ ही लिखा मैं हुआ तो ना यहाँ पे। ऊपर को इसलिए तो नीचे मैं व्याख्या कल भी करी थी। अंतराय कर्म की 5वीं, ऊपर से 5वीं पंक्ति है। अंतराय कर्म की भी, चूंकि अवस्थित, ऊपर भी अवस्थित बता रहे हैं, इसलिए इन्होंने भी लिख दिया नीचे। अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है। तो मुझे यहाँ लग रहा है ना, यहाँ पर अंतराय की 5 प्रकृति, भाई हमने अंतराय कर्म की 5 प्रकृति, मोहनी का यहाँ कोई काम नहीं है, केवल दर्शनावरण
वो बता दिए हैं, और निद्रा प्रचला का भी कह रहे हैं बता दिए, तो अभी अवधि दर्शन तो बताया ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं भाई इनके अतिरिक्त ये प्रकृतियां भी अभी बची हुई है, इस हिसाब से यहाँ पर अतिरिक्त लिख दिया होगा, क्योंकि इसके बारे में ऊपर तो पूरा बढ़िया से सेंटेंस दे दिया है। तो अगर इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे तो ऊपर वाला सेंटेंस तो दोनों तरह से पिछले सेंटेंस से ही करके जोड़ दिया है, और भी करके सिद्धांत को क्या कहेंगे एकदम एकांत कर दिया है कि हाँ अवस्थित वेदक ही होता है। अवस्थित वेदक भी होता है लिखा रहता ना, तो फिर दोनों तरह का कथन घट जाता है, लेकिन ही होता है लिखा है। अब चलते हैं जो नाम कर्म को एक ही चीज, हाँ अवस्थान रूप और अवस्थित एक चीज नहीं है क्या? दोनों एक ही चीज है। अवस्थित संज्ञा हो गई और अवस्थान क्रिया हो गई, उसका अवस्थान हो रहा है, वो वहां पर अवस्थित है ना। हम बगल के घर में मैं जा रही हूँ तो आप इनका ये वहां पर अवस्थान कर रही हैं, ये क्रिया हो गया। मैं चली गई तो आप कहती है ये कहाँ पर अभी ललिता जैन जी, तो बगल के फ्लैट में अवस्थित है, वो एक क्रिया और एक संज्ञा। तो लेकिन इसमें ये ऊपर में तो दे दिया ना, अंतराय कर्म की पांचों प्रकृतियां अवस्थित बता दिया ऊपर में। वही तो कह रहे हैं, अवस्थान और अवस्थान रूप भी अब संज्ञा ही बन गया। अवस्थान में रूप लगा दिया ना, तो वो भी संज्ञा ही बन गया। तो नीचे में इसको अंतराय कर्म को छोड़ करके ये भी अवस्थित है, ये बता दिया क्या यहाँ पर? अवस्थित थोड़ी बता रहे हैं, वृद्धि हानि और अवस्थान रूप है, वृद्धि भी हो रही है हानि भी हो रही है। रूप होता है, ये लिखे है ना लास्ट वर्ड। हाँ कह रहे हैं ज्ञानावरण, हाँ तो कह रहे हैं अवस्था, या होता है किसी का आगे नीचे समझाया ना, कोई जरूरी थोड़ी है हानि वृद्धि हो, नहीं भी हो, हानि वृद्धि हो भी सकती है, सटगुनी हानि वृद्धि हो भी सकती है, नीचे समझाया उन्होंने, नहीं भी हो सकती। जिसके नहीं हो सकती है वो अवस्थान है, एक जैसे है। जिसकी वृद्धि हो रही है कर्म सर्वघाती, ये अंतराय कर्म की प्रकृतियां सर्वघाती होती है ना। अंतराय कर्म की प्रकृतियां सर्वघाती होती है, जीव भी खत्म हो जाएगा। सर्वघाती नहीं होती, देशघाती होती है। इनमें सर्वघाती होते हैं, देशघाती भी स्पर्धक है। वो सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक देखिए, सर्वघाती स्पर्धक में, सर्वघाती प्रकृति में कुछ प्रकृतियों में देशघाती भी है, सर्वघाती देशघाती में भी नहीं, सर्वघाती प्रकृति में ये सर्वघाती नहीं होगी, वो घातिया कर्म की है, ऐसे कहा गया है। 47 प्रकृति घातिया कर्म की है। तो 21 प्रगति सर्वघाती में अंतराय कर्म नहीं आता है क्या? कौन कौन सी आएगी बोलिए तो? 21 प्रकृति में, 21 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति है? केवल ज्ञानावरणी, केवल दर्शनावरणी, सम्यक मिथ्यात्व और अनतानुबंधी अप्रत्यागामी ये सब हो गई भैया, सम्यक मिथ्यात्व, ये सब क्या, जब हम नाम ही नहीं जानते हैं तो ये सब प्रश्न नहीं करा करिए, थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। आप बोले 21 कर्म घातिया कर्म नहीं बता पाएंगे, सर्वघाती और देशघाती ये नहीं बता पाएंगे, प्रकरण एकदम पहले पीछे आ चुका सारा, थोड़ा सा भी हम लिखेंगे भी नहीं, थोड़ा सा हम उपयोग भी नहीं। अब यहाँ वो समय नहीं है कि देशघाती और सर्वघाती का मैं वर्णन करने बैठूं, वो संभव नहीं है। दीदी एक प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, वो समझ में नहीं आया पूरा। क्या चीज सरिता जी? हाँ ये जो अपन ने इसकी बात की ना अभी, लास्ट वाले की, ये निद्रा प्रचला वाले की नहीं, ये अंतराय कर्म की। हाँ तो इसमें क्या हुआ, लास्ट फाइनल क्या बात हुई? लास्ट फाइनल की बात ऊपर, वो ऊपर ही और भी से दोनों से जोड़ रखे हैं, तो वो सही है ना। जैसे पिक्चर, आज हम पिक्चर हॉल गए थे, वहां मेरे अतिरिक्त लीना भी थी, है ना, तो लीना भी थी, लीना थी नहीं बोलेंगे हम, मेरे अतिरिक्त लीना भी थी। बगल में मंगल पाठ हो रहा, मेरे अतिरिक्त वहां कोई नहीं जाएगा। तो अतिरिक्त शब्द है, ये नेगेटिव में भी यूज होता है, पॉजिटिव में भी यूज होता है, ये हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि ऊपर अंतराय कर्म को एकदम साफ खुला दे दिया कि ही इसलिए लगाया, चूंकि ऊपर अवस्थित बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी लगा दिया, फिर लास्ट में ही भी लगा दिया कि अवस्थित वेदक ही होता है, तो इसलिए उसमें कोई शंका वाली बात नहीं रह जाती है। यहाँ अतिरिक्त नेगेटिव रूप में लेना पड़ेगा कि अंतराय कर्म को छोड़कर, है ना, लेकर नहीं, अंतराय कर्म को छोड़ करके
और ये प्रकृतियों का अनुभाग उदय रिद्धि हानि और अवस्थित रूप है। हाँ मतलब अंतराय कर्म नहीं आएगा उसमें। हाँ नीचे में नहीं आएगा। चलू आगे। दीदी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे निद्रा और प्रचला हर अंतर्मुहूर्त में आप ऐसे अपन ने पढ़ा था पहले, हर अंतर्मुहूर्त में आती है और अपने को पता भी नहीं चलता है कि वो आ चुकी है और चली जाती है। तो ऐसे यदि इसमें है ना कि जब निद्रा का उदय रहेगा और उस समय उसके परिणाम उसी उदय में वो चढ़ेगा, उस उदय में, उस उदय के समय वो चढ़ पाएगा और परिणाम वैसे अवस्थित रहेंगे। 1.25 घंटा क्लास चलती है। कितनी बार लटका लेते, कितनी बार मेरा वाक्य सुनाई नहीं देता आपको? ऊपर की बात छोड़िए, नहीं एकदम पता नीचे की बात। चलता है, हाँ वो तो पता काम है। खत्म। हाँ, काम वो तो खत्म। एक वो पहले मैंने कहा ना, उदीरना रूप नहीं है। यहाँ किसी भी कर्म की उदीरना नहीं होती, इसलिए उदीरना हाँ रूप ठीक है। नहीं है। हमें किसी भी प्रकृति का हमें कब अनुभव होता है? जब वो प्रकृति, सामान्य से तुम लोग सब कोई बैठे हैं ना, थोड़ा बहुत किसी का कुछ दुख भी रहा होगा तो दुख रहा होगा, थोड़ा बहुत किसी का दर्द भी हो सकता है तो है, कहाँ ध्यान जा रहा? क्योंकि उदीरना रूप नहीं है। और यही उदीरना रूप से हो जाए, तीव्र उदय आ जाए, उस मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के निषेकों का उदीरना होने लगे, बंद करके चले जाएंगे, है ना, या बार बार माथे पे हाथ रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज बदलेगी। कब बदलेगी? जब वो कर्म उदीरना रूप रहेगा। तो 11वें गुण स्थान में उदीरना नहीं है। आगे चल रहे हैं। जो नाम कर्म, गोत्र कर्म, परिणाम प्रत्यय होते हैं, उनके अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है। शंका, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, पदार्थ शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, 6 संस्थानों में से कोई एक संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, 3 उत्तम सहननों में से कोई एक सहनन। 3 सहनन यहाँ रह सकता है क्या? 3 सहनन में से 3 सहनन का उदय रह सकता है क्या यहाँ? ग्यारह गुण स्थान में 3 सेना ना, व्रज, नाराज, नाराज और नहीं व्रज अर्धनाराज। तो उपसम श्रेणी 3 जो शुभ संस्था सहनन है उससे भी मांडी जा सकती है। ये 3 सहनन के द्वारा, इससे नीचे वाला होगा तो उपसम श्रेणी, क्योंकि उपसम की बात यहाँ पर है, 11वें गुण स्थान की बात है। 11वें गुण स्थान को जो पार कर लेता है उसके ये 2 सहनन की विच्छुत्ति होती है। 11वें गुण स्थान तक 3 सहनन के द्वारा जा सकता है। मोक्ष जाने वाला तो ब्रज, वज्र, विषम, नाराज सहनन से ही जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई मुनि महाराज अगर हैं तो उनको 3 सहनन में से कोई भी सहनन हो सकता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गुरु, लघु, उपघात, प्रघात, उच्छ्वास 2 विहायोगति में से एक, विहायोगति 2, प्रशस्त, प्रशस्त विहायोगति। अब प्रशस्त विहायोगति किसे कहते हैं? हैंड रेज करेंगे, क्योंकि जरा सा हल्का आया नहीं कि खुल भी जाता तब हमारा तुरंत, ऐसे खुलता नहीं है। अप्रशस्त विहायोगति किसे कहते हैं? ये भी हम नहीं जानते हैं। भाई साहब आप बोलेंगे क्या? आपका असल में ना चेहरा बहुत ही कम दिख रहा है। नेमीचंद भाई साहब आप बोलेंगे क्या? बोलना चाह रहे हैं क्या? मुझे पता नहीं चल रहा। बोलिए, है ना, वो जो चाल के स्कूल लिए होता है ना, में पाठशाला चलती है ना, पाठशाला, चाल के लिए तो होता है ना, सुंदर चाल हो। दूसरा ऐसे नहीं बोलेंगे सरिता जी। मैंने इसलिए पहले, इसलिए इतने हल्के प्रश्न में हम तो सोचे सबका हाथ उठ जाएगा, और मैं ये भी बोली थी कि लोग खोल के बोलना चालू कर देंगे, लेकिन इसमें भी सभी अटक रखे हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है ना। वो पाठशाला चला, बहुत से लोग के यहाँ पाठशाला चल रही है। वो क्या ABCD करके बुक रहती है, पहला भाग, सॉरी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, जहां तक हम समझते हैं दूसरे भाग का कथन है।
दूसरे या तीसरे भाग का। अब बोलो, बाल बोध है हम लोग। अप्रशस्त विहायो गति किसे कहते हैं? बोलिए सुमति भाभी। जिसके जिसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है वो अप्रशस्त व्यायोग, जिस गति की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है वो अप्रशस्त व्यायोग होती है। अप्रशस्त विहायो गति किसे कहते हैं? चलिए, समझ में आ गया, आप लोग का उपयोग भी समझ में आ गया। दो कर्मकांड बहुत से लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों जगह हो रहा था। भाई साहब के यहाँ भी हो रहा था, मेरे यहाँ भी हो रहा था। मैंने भी हैंड रेस किया अटेंड करते हैं कुछ लोग दोनों करा। उसी के कारण क्या हो रहा है कि सब चीज मटिया मेट हो रहा है। वहाँ कुछ और बताया जाता है कि सबकी अपनी अपनी बताने की शैली होती है। ये हम नहीं कह रहे कि मैं सही और वो गलत, सबकी शैली होती है अपनी अपनी। यही कारण है कि जो जो लोग 2 बार कर्मकांड पढ़ चुके हैं वो और ज्यादा खराब हो गए हैं। मैं बोलूं दीदी, पढ़ लिए, 2 तरह से व्याख्या सुन लिए। सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें से जिनको बहुत, जैसे जैसे श्राफ जी वगैरह लोग, क्या इन लोग का थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, तो ये लोग जल्दी नहीं कंफ्यूज होती होंगी। लेकिन जो कुछ भी नहीं, छोटी सी चीज भी नहीं बता पाए, वो तो कंफ्यूज होगा ही होगा। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। जिसकी चाल अच्छी होती है, जैसे कि हिरण की चाल, और जिसकी चाल अच्छी नहीं होती है वो अप्रशस्त विहायोग गति, जैसे हाथी की चाल। जैसे हाथी की चाल, हाथी गजगामिनी तो उदाहरण आता है। क्या बात कर दी है आप? हंस गामिनी, गजगामिनी, ये तो औरतों की चाल की मतलब उपमा दी गई है। ऊंट की लड़की चाल, उनसे देखो क्या है कैसे चलती है, लड़की की चाल क्या अच्छी है, जैसे हंस चल रहा हो, जैसे हथनी चलती है वैसे चलती है लड़की। हंस गामिनी, गज गामिनी, ये तो उपमा है औरतों के लिए। ऊंट की चाल, ऊंट की चाल, हाँ, हाथी की और चाल, ऊंट और आगम में गधे की चाल आती है ना। तो हिरन की चाल जैसे जिसे आप उन्होंने कहा टेढ़ी, हिरन तो खाली कुलाचे मारता है। अगर टेढ़ी, अगर आप इसका व्याख्या करेंगे तो हिरन तो कुलाचा मार के चलता है, यूं फदकता हुआ चलता है। हम जितना भाई पिक्चर में देखे, एक्चुअल में भी देखे, जंगलों में एक्चुअल में भी देखे, वो तो कभी ऐसे 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 चलते ही नहीं जैसे बच्चा चलता हो। चलो 25-30 आदमी में एक आदमी तो बता पाया। हाथी और ऊंट का ही उदाहरण ज्यादा देते हैं दीदी, हाथी और ऊंट का। हाथी और ऊंट का ही उदाहरण ज्यादा देते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त में। हम तो गधे का पढ़े हैं, आप लोग हो सकता हो ऊंट का पढ़े हो। ऊंट का पढ़ा दीदी मैंने, इसलिए सुना भी वही है, कोई बात नहीं। क्या भी होता होगा। चलिए, 2 विहायवती में से किसी एक त्रसवादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुस्वर और दुस्वर में से कोई एक। सुस्वर किसे कहेंगे, दुस्वर किसे कहेंगे? बोल दीजिए जिसका गाना मीठा लगता हो। अब हमारे तो आपसे प्रेम है नहीं, आपका गला कितना भी मीठा हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझे, ये परिभाषाएं चल रही है समाज में। आगम की परिभाषा गई। मेरे से अगर आपका बहुत प्रेम है, कैसा भी गाना गाई, आहा क्या बढ़िया गाई है। यही तो हो रहा है, सुस्वर दुस्वर का उदाहरण सहित। चलो अनीता बोलो। इसलिए जिसका गला अच्छा हो ये मत बोलना पहले, इसीलिए मैं ये बात बोल दी कि मैं प्रिय हूं तो मेरा गला अच्छा। जिसका स्वर कोयल की कंठ की समान मधुर हो वो गया सुस्वर, और जिसका स्वर गधे के कंठ के समान हो गया दुस्वर। गधा क्या बेचारे, इसको अब कोयल के साथ कौवा ले लो ना, काम खत्म। अच्छा, कौवा का हो। हाँ, कौवा के जैसे हो, कागा के जैसे हो, वो दुस्वर में आ जाता है। में से कोई एक सुभग आदेय यशः कीर्ति और निर्माण, ये प्रकृतियां हैं वहां पर। अभी ये सारी प्रकृतियां वहां पर अनुभाग उदय इनका आ रहा है। कोई शुभ है, कोई किसी को अशुभ है, किसी का सुस्वर है, किसी का दुस्वर है, किसी कोई सुभग है,
अनादे वगैरह तो अनादे नहीं है, अनादे चूंकि दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। उदय विच्छुत्ति इसकी शायद छठे में होती है, किसमें होती है। यशः कीर्ति निर्माण ये प्रकृतियां हैं। इनमें से तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण गंध रस शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष स्पर्श, अगुरु लघु, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग आदि यशः कीर्ति और निर्माण ये प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं। उच्च गोत्र परिणाम प्रत्यय है। बहुत सारी प्रकृति ऊपर बताई उन्होंने। तो दीदी यहाँ पर क्या प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, परिणाम प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? मेरी बहना, परिणाम प्रत्यय तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं तो छोटा छोटा शब्द पूछ रही हूँ, पेशेंस तो रखिए, आगे सुनिए तो सही कि आगे क्या बोलने जा रही हूँ। अगर मैं इस पैरा से नीचे चली जाती ना, तब आप लोग को प्रश्न करना चाहिए कि भाई आप तो आगे बढ़ गए, ये शब्द हमें समझ में नहीं आया। मैं तो वापस ऊपर जा रही थी, है ना, परिणाम प्रत्यय के चलते ही ऊपर जा रही थी। इनमें से तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण गंध रस शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष स्पर्श, अगुरु लघु, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग आदि यशः कीर्ति और निर्माण ये प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं। उच्च गोत्र भी परिणाम प्रत्यय है। इस प्रकार परिणाम प्रत्यय वाले इन नाम और गोत्र कर्मों का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ये प्रकृतियां बताई, चूंकि ये प्रकृतियां, इसमें शुभ प्रकृति भी है, अशुभ भी प्रकृति है, तो फिर किसको कौन सी उदय आ रही है? तो यहाँ कह रहे हैं जैसा परिणाम है, जैसे परिणाम से वो चढ़ा है, उस परिणाम के हिसाब से कोई शुभ के साथ चढ़ा है तो शुभ आएगी, कोई अशुभ के साथ चढ़ा है तो अशुभ आएगी। स्थिर धातु वगैरह को स्थिर रहना स्थिर कहते हैं। यहाँ उदय की बात है, फिर कह देंगे बंध की बात नहीं है, बंध विच्छुति तो बहुत नीचे हो गई है। अस्थिर, कोई अस्थिर नामकरण से चढ़ रहा है। जो पुद्गल के 8 गुण हैं उसमें से कोई किसी वर्ण से, कोई किसी गंध से, कोई किसी रस से, ऐसे जिस जिस से इसमें तो है कैसे इनका अनुभाग उदय होता कैसे है? तो इन्होंने क्या लिखा, इस प्रकार परिणाम प्रत्यय वाले इन नाम और गोत्र कर्मों का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित है, क्योंकि वहां पर परिणाम बदल नहीं रहे 11वें गुण स्थान में। अतः इनका उदय जितने जितने अनुभाग का उदय है, वो अनुभाग कैसा भी हो सकता है। वहां पर चूंकि अनुभाग, सब चीज का अनुभाग तो ये करते आ रहा है, घटाते घटाते। किसका घटाते घटाते आ रहा है? मैं प्रकृतियां बोल रही हूँ, 5-4 प्रकृति बोल रही हूँ, हैंडरेज करिएगा। किसका किसका परिणाम, किसका किसका अनुभाग घटाते आ रहा है अथवा नहीं घटाते आ रहा है, क्या कर रहा है? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशः कीर्ति और निर्माण, इसमें किसका अनुभाग वैसे का वैसे रहेगा? उदय की बात चल रही है। अनुभाग बंध रहा है, जहां तक प्रकृति का बंध है वहां तक प्रकृति में अनुभाग, चूंकि अभी क्या नाम है, सो अनुभाग बंद नहीं हुआ है, तो नीचे से अनुभाग कम करते आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए मेरे को इस तरह से पूछना पड़ जाता है। स्थिर अस्थिर सबके सामने ग्रंथ है। शुभ अशुभ, सुभग आदि यशः कीर्ति निर्माण, ये इसमें से किसका अनुभाग क्या हो रहा है? 11वें में तो वही अनुभाग उदय में आ रहा है जो लेके चढ़ा। इसमें से किसका अनुभाग बढ़ा है, किसका अनुभाग वैसा ही रहा है, अथवा किसका अनुभाग घटा है? स्थिर से हम बोले हैं सारी प्रकृतियों का नाम। बोलिए ललिता जी। इसमें स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर और दुस्वर का नहीं बदलेगा कुछ भी, जैसा था वैसा ही रहेगा।
ठीक है, बंद करिए। मैं फिर से बोल रही हूँ। गुरु लघु के बाद की प्रकृतियां पूछी है मैंने। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, आदेय, यशः, कीर्ति, निर्माण। अनुभाग बढ़ाते हुए भी आ रहा है और कुछ करते भी आ रहा है, जो कि अनुभाग का चल रहा है। मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि अभी तक 7वें गुण स्थान से लेके जहाँ तक ये प्रकृतियां बनती है वहां तक सब कुछ हो रहा है। मेरा यहाँ पर अभी उदय की बात है। तो इनमें जो स्थिर अस्थिर उदय कब होता है? जो जो बनता है वो उदय में होता है। मेरा यहाँ पर आप लोगों से यह प्रश्न है कि जो 8 प्रकृति मैंने कही, इसमें से किसका अनुभाग बढ़ाते हुए आ रहा है, किसका अनुभाग घटाते हुए आ रहा है, और किसका अनुभाग ज्यों का त्यों आ रहा है? बोलिए मैं सरिता बोलूं? जी। अशुभ का घटाते हुए और शुभ का अरे बढ़ाते ये हुए। सब उत्तर नहीं चाहिए हमको, एकदम नहीं चाहिए ऐसा उत्तर। घोल मोल वाला उत्तर मत दीजिएगा। एक एक अक्षर को जरा सा भी परिणाम प्रत्यय नीचे बढ़ी नहीं, तुरंत प्रश्न आ गया परिणाम प्रत्यय बताइए। एक एक शब्द को बताते हैं और उत्तर आप लोग घोल मोल 148 प्रकृति को एक साथ ले गए आप। हाँ बोलिए सुमति भाभी। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग और आदेय का अनुभाग बढ़ा रहा है, यह कीर्ति का घटा रहा है। बोलिए त्रिशला जी। खोलिए खोलिए अपने आप को खोलिए। और आप भी सरिता जी वाला उत्तर मत दीजिएगा, अगर वैसा उत्तर देना चाह रहे हैं तो मत दीजिएगा। भाभी स्थिर और अस्थिर में तो स्थिर का अनुभाग बढ़ेगा और अस्थिर का अनुभाग घटेगा। ऐसे शुभ अच्छा, और अशुभ में से शुभ का अनुभाग बढ़ेगा और अशुभ का अनुभाग घटेगा। और इसी तरह से शुभ और अशुभ के बाद में शुभक और आधे, शुभक का अनुभाग बढ़ेगा और आधे का अनुभाग स्थिर मेरे ख्याल से रहेगा हाँ या घट, आधे का अनुभाग घटेगा घटेगा। या स्थिर। और यश कीर्ति का बढ़ेगा। निर्माण का तो स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। निर्माण तो नहीं हो रहा होगा। हम तो भाई जितने साल से आपके जैन धर्म में घुसे हैं, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि 7वें से 11वें गुण स्थान में कोई आ रहा है तो अनुभाग किसी भी प्रकृति का स्थिर रहता है। मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। अब कौन सा धवला जी पढ़ती हैं, कौन सा नहीं, चौधरी निर्माण का हैं, भाभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है। निर्माण का मुझे कंफर्म नहीं हूँ। निर्माण का तो ऐसे मुझे, बोलो ना कि उसका हमको पता नहीं है। निर्माण का मैं पता नहीं। और आधे का पता है आपको? आधे का भाभी, आधे का घटता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ है। गर्दन क्यों हिला रहे हो वर्षा जी? आधे कैसी प्रकृति है वर्षा जी? हाँ आधे कैसी प्रकृति है? मतलब शुभ और अशुभ में आधे पूछ रहे हैं। पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? आधे पुण्य प्रकृति और आप दोनों में आती है ना, मुझे नहीं मालूम है। मुझे तो नहीं, ऐसा पहले ऐसा लग रहा कि ये सुना है, उनका गलत लगा, इसलिए मैं ये कर रही थी। जयश्री जी आधे प्रकृति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है, और पाप कौन सी है? अनादि। और हमने शायद कहा था क्या पढ़ते पढ़ते बीच में कि अनादे तो दूसरे गुण स्थान में शायद चली जाती है, कहा था ना? दुर्गुणादि और तो इतना दिमाग क्यों नहीं लगा त्रिशला जी कि जो दूसरे गुण स्थान में जा रही वो पाप प्रकृति है, यहाँ तक जो आ रही है वो पुण्य प्रकृति है? बरोबर इतना सा दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? बरोबर। आपने उसको पाप प्रकृति कर दिया आधे को। अब आप लोग देखें, बहुत से लोग उत्तर दिए हैं। हाँ, स्थिर स्थिर, शुभ शुभ का अनुभाग, पता नहीं क्या घटेगा, बड़ा क्या क्या बोल रहे थे लोग। मैंने बोला था भाभी कि मैंने नहीं, उस आपने हिसाब भी से और बोला कोई था। ने भी बोला। आपने भी। अब मेरे को अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
अगर आप लोग को, फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर इतनी मेहनत मेरे से मत कराइए। अब हमको मैंने इसीलिए पकड़ा कि सुमति भाभी, इसका 13वां गुणस्थान सुमति तक भाभी, रहता है। सुमति भाभी, मैं अपना बता रही हूँ भाभी, मैंने इसलिए पकड़ा, मैं हो सकता गलत हूँ, मैंने इसलिए पकड़ा कि ये प्रकृतियां आगे तक चलती है तो अनुभाग है, मतलब इसलिए मैंने पकड़ा। मुझे अनुभाग हो है, सकता मैं गलती हूँ। अनुभाग, अनुभाग तो है ही है, जब बोल रहे हैं तो अनुभाग तो है ही है। चलिए मेरे प्रश्न का, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछ रही थी? अनुभाग बंद अथवा उदय का क्या नियम है 7वें गुना स्थान से लेके 10वें तक? अनुभाग उदय का बंद हम छोड़ देते हैं, नियम क्या, सिद्धांत क्या है? पहले भी पढ़ाया और अभी भी पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, बाप रे बाप। 7 8 9 10 गुण स्थान, 7 8 9 10 गुण स्थान लिख के भी भेजा, करके भी भेजा, सब कुछ हुआ। क्या नियम है, सिद्धांत क्या है? 7 से लेके 10वें गुण स्थान तक में अनुभाग उदय का सिद्धांत क्या है? 0। बोलिए कविता जी। प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ना और अप्रशस्त प्रकृतियों का घटना, है ना? तो फिर आप शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर में सबको या तो घटा दिया किसी ने या बढ़ा दिया किसी ने। तो यार यहाँ पर 11वें गुण स्थान में अनुभाग उदय दीदी मुझे आ रहा था इसका आंसर, लेकिन आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। मतलब मैं हाथ तो बराबर खड़ा करके रखी थी। स्थिर स्थिर का अनुभाग बराबर कर दोगे आप लोग। कृष्णा जी ने ठीक दिया था उत्तर, एक जैसा अनुभाग कर दोगे। 7 से 10 गुना स्थान तक मुनि महाराज बेचारे ध्यान कर करके परिणाम की विशुद्धि से कार्य करते रहे आकर के 0। बोलो भैया स्थिर भी वैसा ही है, अस्थिर भी वैसा ही है। उताई कब खांसी खून सब आ रहा मेरे को, क्योंकि एक बराबरी उदय है वहां पर अनुभाग। परिणाम प्रत्यय है, एक चीज अगर आप 4 जगह सुनेंगे ना तो बहुत, ये ऐसा उत्तर का कारण मुझे तो यही लगता है कि बहुत सुबह से शाम तक आप लोग क्लास करते हैं, उसके कारण आप लोग कितना खराब उत्तर आता है कि क्या बताएं। शुभ को भी आपने, अशुभ का भी आपने अनुभाग बता दिया या शुभ का भी घटा दिया, जबकि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि 7वें गुण स्थान के साथ ही से वो काम हो रहा। इसलिए मैंने ये भी डिफाइन कर दिया प्रश्न में कि 7वें गुण स्थान से 10वें, ताकि दिमाग में आ जाए कि हाँ अनुभाग बंद अनुभाग उदय कम कम होता जा रहा है हर गुण स्थान में 7वें से शुरू होकर के। चलिए, यशा कीर्ति और निर्माण ये प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं, यानी जिसका जैसे परिणाम से उदय में आ रही है, अनुभाग उदय में आ रहा है, जैसा परिणाम है वैसा वहां पर परिणाम प्रत्यय, प्रत्यय मतलब निमित्त होता है, परिणाम के निमित्त से इनका अनुभाग उदय में आ रहा है। प्रत्यय मतलब निमित्त। उच्च गोत्र परिणाम प्रत्यय है, उच्च गोत्र भी कहते हैं परिणाम के निमित्त से होता है। इस प्रकार परिणाम प्रत्यय वाले इन नाम और गोत्र कर्मों का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है, क्योंकि परिणाम प्रत्यय है और 11वें गुण स्थान में परिणाम बदलता नहीं है, एक ही तरह का रहता है, क्योंकि वहां पर यथाख्यात चारित्र एक ही तरह से रहता है, इसलिए वहां परिणाम बदल नहीं रहा। और ये सारी प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं, इसलिए वहां पर इनका कुछ भी जो जिस हिसाब से उदय में आ रही, जितना अनुभाग उदय में आ रहा है उतने अनुभाग का अवस्थित वेदक है। तो नाम और गोत्र कर्मों का के अनुभाग का उदय का कहते हैं अपेक्षा अवस्थित वेदक है, जिसको स्थिर स्थिर में से एक आएगी, शुभ शुभ में से एक आएगी, शुभ सबको आएगी, आदेश सबको आएगी, यशः कीर्ति सबको आएगी, निर्माण सबको आएगी। अभी 11वें गुण स्थान में जितने जितने उत्कृष्ट परिणाम या 10वें गुण स्थान के बाद में 11वें गुण स्थान में आ रहा है, तो परिणाम जैसे ही 11वें गुण स्थान में आ रहा है, 11वें गुण स्थान में तो परिणाम म्यूट की जगह जो में एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन अंतर कैसे पड़ जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है,
क्योंकि बहुत सारी चीज तो लिख नहीं सकते, बहुत सारी चीज लिख नहीं सकते। एक तो प्लस कौन है, वन प्लस नॉड और मीना जैन, इन सबका खुला हुआ है, वही बंद कर लीजिए प्लीज। ये नाम भी तो लगा, वन प्लस नॉड मीना जैन, बंद कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, अरे बाप रे बाप, क्लास बंद करें क्या? मुझे ऐसा लग रहा है क्षयिक सम्यक दृष्टि उसके सत्ता में मोहनीय कर्म की प्रकृति नहीं है, उपसम श्रेणी वो भी चढ़ सकता है, और जिसने 7 प्रकृति का क्षय नहीं किया है द्वितीय उपसम वाला भी चढ़ सकता है। तो दोनों के परिणामों में भिन्नता पाई जा सकती है। तो जब भिन्नता पाई जा सकती है तो अनुभाग में भी, चूंकि हम लोग सब जगह देखते आ रहे हैं कि भाई जो अनुभाग का अथवा बंध का जो भी स्थिति कांडघात, स्थिति बंधा अपसरण, भाग बंधा अपसरण जो भी हो रहा है परिणाम विशेष से हो रहा है, तो हो सकता है उनके परिणामों में अंतर पाया जाए। ऐसा पढ़ करके यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर ऐसा एक चिंतन चलता है कि हो सकता है 2 तरह के लोग उपसम श्रेणी मांडे हैं, एक क्षयिक सम्यक दृष्टि मांडा है और एक द्वितीय उपसम वाला मांडा है, दोनों ही 11वें गुण स्थान में आए हैं। यद्यपि यथार्थात चारित्र दोनों को हो रहा है, कदाचित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, क्योंकि परिणाम प्रत्यय वाले उनके अवस्थित परिणाम विषयक होने पर दूसरा प्रकार संभव नहीं है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि परिणाम प्रत्यय से ये प्रकृतियां आ रही है, प्रत्यय मतलब निमित्त, परिणाम के निमित्त से प्रकृतियां आ रही उदय में, तो इनका दूसरा भाग नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि 11वें गुण स्थान में एक ही प्रकार का परिणाम है, एक ही प्रकार का चारित्र है। परंतु यहाँ पर वेदी जाने माने अनुभव करने वाली, परंतु यहाँ पर अनुभव में की जाने वाली भव प्रत्यय शेष साता वेदनीय आदि अघातियां प्रकृतियों की 6 वृद्धि 6 हानि के क्रम से अनुभाग को यह वेदता है। क्या कह दिए यहाँ पर कि भव प्रत्यय जो भाव में ही उदय में, भाव प्रत्यय किसे कहते हैं, जो एक खास भाव में ही उदय आती है उसको भाव प्रत्यय, भाव के निमित्त से उदय आने वाली, और साता वेदनी आदि अघाती प्रकृतियों को, यानी साता वेदनी अघाती प्रकृतियों में तो अघाती प्रकृतियां 4 प्रकार के 4 कर्म है, उसमें आयु का तो कुछ लेना देना नहीं है, उसमें तो कुछ होता नहीं है। ऐसा लगता है इन्होंने खोला तो नहीं है, नीचे अगर खोले हो तो देख लेते हैं, समय भी बहुत हो गया, लेकिन नीचे वाला पढ़ के ही क्लास बंद करेंगे। नीचे पढ़ते हैं कुछ खास विशेष है क्या। परंतु यहाँ पर वेदी जाने वाली माने अनुभव की जाने वाली भव प्रत्यय और भव प्रत्यय कौन कौन सी होती है, भव प्रत्यय प्रकृति कौन कौन सी, निशा जी बोलिए। भव प्रत्यय देवगति और नरक गति भव प्रत्यय होती है। 2 गति भव प्रत्यय होगी। बोलिए त्रिशला जी। 4 गति भव प्रत्यय है। और बोलिए भव प्रत्यय और कौन सी है, भव प्रत्यय प्रकृति। आप अभी नरक आयु का वेदन कर रहे हो क्या? नहीं। देवायु का वेदन कर रहे हो? त्रियंच आयु का वेदन कर रहे हो? नहीं, अभी तो हम मनुष्य आयु का ही कर रहे हैं। सबसे तो भव प्रत्यय सबसे पहली प्रकृति तो 4 आयु होगी ना। तो उसमें नरक गति और उसमें कहेंगे कि अगर आयु के साथ चारों गति भव प्रत्यय है। अब देव आप अभी मनुष्य हो तो अपनी मनुष्य गति का वेदन नहीं कर रहे हो क्या? त्रियंच गति का वेदन कर रहे हो निशा जी? नहीं। या देव गति का कर रहे हो? नहीं ना, तो चारों गति हो गई ना, चारों। चलिए, तो वो हालांकि इसमें आयु नहीं घटेगी, आयु का तो जो है सो है, भव प्रत्यय होते हुए भी यहाँ पर आयु का तो कुछ नहीं कह सकते हैं। उपशांत कसाय गुण स्थानवर्ती जीव के यद्यपि कसाय सत्ता में विद्यमान है, तथापि उपशांत है
अर्थात अनुदय स्वरूप है तो सही सत्ता में, पर उदय नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका उदय विच्छुत्ति कहाँ हो गई, 10वें गुण स्थान में ही हो गई। अतः राग उदय के अभाव में उसका चित्त निर्मल है। उस निर्मलता को स्पष्ट करने के लिए गाथा में 2 दृष्टांत दिए हैं। पहला, जैसे गंदले जल में कतक फल अथवा निर्मली डाल देने से कीचड़ नीचे बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। दूसरा दिया था, वर्षा ऋतु में सरोवर का जल गंदला रहता है, बारिश होने से नीचे की गंदगी ऊपर आती रहती है उसमें, किंतु शरद ऋतु आने पर मिट्टी आदि जो जल में मिश्रित थी सरोवर में नीचे चली जाती है और सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कीचड़ या मिट्टी आदि सत्ता में बैठी है, किंतु जल को मलिन नहीं कर रही है। इस प्रकार मोहनीय कर्म सत्ता में विद्यमान है, किंतु उदय में आकर चित्त को मलिन नहीं कर रहा है। कीचड़ आदि का अस्तित्व होने के कारण पुनः जल को मलिन कर सकती है। उसी प्रकार भवक्षय या काल क्षय के कारण सत्ता में बैठा हुआ मोहनीय कर्म चित्त को पुनः मलिन कर देता है। ढंग से उत्तर दीजिएगा, मोहनीय कर्म क्यों लिख दिया, मोहनीय कर्म क्यों लिख दिया? ये प्रश्न मैं पहले भी पूछी हूँ और आया था पहले भी इसी तरह का, वहां भी पूछा था मैंने, 8वें 9वें गुण स्थान में भी पूछा था, 9वें गुण स्थान में आया था, वहां भी पूछा था, पर हमारा उपयोग हो तो। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, प्रणाम दीदी। मोहनीय कर्म 11वें गुण स्थान में सत्ता में है, उदय या बंध में नहीं है, तो जब से वह काल क्षय यानी के ये सब थोड़ी पूछे हैं आप, तो जो इसमें लिखा है दीदी वो बोल दिए। मेरा प्रश्न है मोहनीय कर्म क्यों लिख दिया? बोलिए कविता जी। प्रणाम दीदी। दीदी इसलिए लिख दिया क्योंकि अब उसका, अब वो वापस से जैसे ही 10वें में आएगा सूक्ष्म लोभ का उदय आ हाँ, जाएगा। मोहनीय कर्म क्यों लिख दिया? बोलिए त्रिशला जी। कुछ भी नहीं सुनते यार, ऑडियो वगैरह बनाना एकदम निरर्थक है। मोहिनी कर्म इसलिए लिख दिया क्योंकि उपसम श्रेणी में चढ़े हुए हैं, वो नीचे गिरेंगे तो मोहिनी कर्म का उदय आ सकता है। नहीं दीदी, मोहनीय कर्म ही राग द्वेष का परिणाम का निमित्त बनता है, इसलिए यहाँ मोहनीय कर्म क्यों लिखा? सीधे चारित्र मोहनी लिखना था, आधा उत्तर दे दिया हम। अब तो कर दो ठीक, केवल चारित्र मोहनी लिखना था, मोहनीय कर्म क्यों लिख दिया? मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी मतलब सम्यक भी छूट सकता है, पहले के स्थान में भी आ सकता है, इसलिए लिखा। 1 मिनट, आप ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? जिस चीज का यहाँ वर्णन नहीं उसको आप क्यों बोल रहे हैं? हमने केवल यहाँ लिखा कि 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म क्यों बोला, आप नीचे क्यों ला रहे हैं किसी भी जीव को, क्यों ला रहे हैं आप त्रिशला जी? दीदी क्योंकि वो सम्यक प्रकृति का भी उपसम करके चढ़ा है ना। ऐसा है कि दर्शन मोहनी को भी उपसम करके चढ़ता है 11वें गुण स्थान में, इसलिए वहां मोहनीय कर्म लिखना पड़ा। वहां 28 की सत्ता है, हो सकती है। इसका उत्तर क्या है कि वहां 28 मोहनीय कर्म की प्रकृति है, उसकी भी सत्ता हो सकती है, और अगर साथ चली गई तो 21 की सत्ता है। खाली 21 की सत्ता अगर रहती तो चारित्र मोहनी लिखते। मोहनीय क्यों लिखा? ये जिस समय 9वां गुण स्थान आया है उस समय ये सेम सेंटेंस आया है, उस समय ये चीज आप लोग को बताई गई थी, लेकिन ना हम तो लिखेंगे, ना दिमाग में लिखेंगे, ना कॉपी में लिखेंगे। वो कल अंजना भाभी करती है उस क्लास को, और इसमें से कौन, वो बिमलेश जी भी करती हैं। हाँ कल क्या बोल रहे थे भैया? अरे लिख लो, अरे फिर नहीं मिलेगा, लिख लो। कैसे कैसे भैया बोल रहे थे, और जबकि वो कोई खास चीज नहीं थी, वो एक मतलब ये था, श्लोक था। कोई जरूरी नहीं हर आदमी इस श्लोक की हिंदी, भाई जिनको शौक रहता है वो लिख लेते हैं कि भाई हमको आगे भी काम आए, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन भैया किस तरह से बोले और कितना बोले हैं, साक्षी अंजना भाभी और साक्षी है बिमलेश जी, और भी ये लोग कोई होंगी तो जयश्री जी भी थी, जयश्री जी।
नहीं थे क्या कल आप? नहीं दीदी, मैं क्लास नहीं अटेंड करती, क्लास ही नहीं अटेंड करती मैं। आपके नाम से आता तो है कोई जयश्री श्राफ करके? हाँ तो कोई आता होगा, मैं नहीं करती। कल ही ये बात आई है, और आप लोग को हम कभी लिखते हुए नहीं देखते हैं, चाहे कितना बड़ा से। कभी ना नौमा गुणस्थान तो भी गया है, 11वें में पहुंचे हैं, परसों परसों तक नौमा गुणस्थान था, तरसों तक। वहां भी मैंने ये प्रश्न किया था, हम मोहनी क्यों कर रहे हैं? किस प्रकृति का उपशम करता है 9वें गुणस्थान में? आप चारित्र मोहनी बोलो ना यार, ये मोहनी क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कोई 28 की सत्ता के साथ भी आ सकता, वहां द्वितीय उपशम करके भी आ सकता। 28 की सत्ता का मतलब द्वितीय उपशम के साथ भी आ सकता है, और कोई 7 प्रकृति को 4 अनंतानुबंध की भी संयोजना दर्शन मोहनी की छपना करके भी आ सकता है, यानी 21 प्रकृति चारित्र मोहनी से भी आ सकता है। उपशम श्रेणी दोनों तरह का जीव मानता है, क्षयिक भी मानता है, और जो क्षय जिसने 7 प्रकृति का क्षय नहीं किया वो भी मानता है, वो द्वितीयोपशम के द्वारा मानता है। तो अभी यहाँ पर अलग अलग तो वो लिखेंगे नहीं कि क्षयिक है तो 21 है ना, द्वितीयोपशम से चढ़ा है तो 28 है, ये तो लिखने बैठेंगे नहीं। वो इतना नहीं जान रहे ना कि हम लोग इतने बुद्धू हैं, यहाँ तक हम इतना भी नहीं लगा सकते हैं। मोहनीय कर्म 28 प्रकृति, सीधा दिमाग में जाना चाहिए कि मोहनीय, जहां कहीं भी मोहनीय कर लिख के आ रहा है और कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लो 28 प्रकृति अपने आप। मोहनीय लिखने का मतलब 28 प्रकृति का समूह। अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 26 प्रकृति का समूह, और सादी मिथ्या दृष्टि है तो 28 प्रकृति का समूह अपने आप लगा लेना चाहिए। कहीं पर आए अनादि मिथ्या दृष्टि, वहां अपने आप समझ जाइए कि इसको 26 प्रकृति का क्या नाम है, सो सत्ता में है, 25 चारित्र मोहनी की, 1 दर्शन मोहनी की। सादी मिथ्या दृष्टि जीव आगे करके कुछ लिखा हुआ है तो स्वतः समझ जाइए कि 28 प्रकृति है, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति। ये स्वतः ही समझ जाइए। हर जगह अगर आचार्य इतना लिखने बैठेंगे तो ग्रंथ तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वही लिखते रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो कि 11वें गुणस्थान में 28 की सत्ता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मोहनीय कर्म लिखना पड़ा उनको। तो मोहनीय कर्म सत्ता में विद्यमान है, किंतु उदय में आकर चित्त को मलिन नहीं करता। अभी जैसे हमारी अनीता ने, एक जन ने और ने कहा था 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म उदय में आ रहा है, अवस्थित उदय आ रहा है, तो वो कभी 11वें गुणस्थान में चढ़ेगी तो मोहनीय कर्म के उदय से चढ़ेगी। चढ़ ही नहीं पाओगी। चलिए आज होते नहीं है वो बंद, पता नहीं कहाँ से कैसे भूल दिया मैंने। आज तो वो क्लास नहीं है इसलिए लोग निश्चिंत है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल। वहां पर भैया बीच में क्या बोले हैं, अरे जब मैं लिखने कहूंगा तभी लिखोगे क्या? है साक्षी बैठे हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो यही शब्द बोले हैं कि जब मैं लिखने कहूंगा, मेरा मन हुआ कि भैया को खोल के बोलूं कि भैया मुझे तो हमेशा ही बोलना पड़ता है, कोई नहीं लिखता, कोई भी नहीं लिखता। या तो ग्रंथ देखते रहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगी वो ग्रंथ में मिलेगा क्या, फिर किसी से पढ़ने की जरूरत ही क्या है अगर ग्रंथ भी इतना एक अक्षर करके लिखते हैं तो। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा ते तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जबकि रिकॉर्डिंग भैया स्वयं ही भेजते हैं, उस दिन का उस दिन भेज देते हैं, मोटा मोटी हमको लगता है 1 घंटा के बाद ही भेज देते हैं। तब भैया ये बोल रहे हैं अपने हाथों, रिकॉर्डिंग आजकल आगे पीछे आने लगी, 7-3 दिन की रिकॉर्डिंग शुक्रवार को भी नहीं आई, शुक्रवार की भी नहीं आई है, शनिवार की जो कि शायद वहां पर कलकत्ता में ये था, क्या कहते हैं उसको, वोटिंग थी,
शुक्रवार को तो ऑफिस ही बंद होगी, और शनिवार को भी कुछ वैसा ही होगा। तो 3 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। और रिकॉर्डिंग आने पर भी सब सुन थोड़ी पाते हैं, क्लास में लिख तो लेना ही चाहिए। वो अलग बात है कि मेरे जैसा बुद्धू आदमी होता है वो लिखता है, जो तेज होते हैं वो दिमाग में लिखते हैं।